नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। जब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया गया था, तब उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक स्पेशल टाइप की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम क्रिस्टल मेज था, और इसे हमारे मिराज 2000 और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक इजरायली ओरिजिन एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज 100 किलोमीटर के आसपास है, और इसे अभी इजराइल की रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अभी तक जब हमें इस मिसाइल को खरीदना पड़ता था, इनको डायरेक्टली इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस मिसाइल को डायरेक्टली इंपोर्ट करने के बदले इनको भारत में लोकली बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। दरअसल अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल क्रिस्टल मेज मिसाइल को खरीदने का फैसला किया गया है, और इस बार इसे मैक 3 कैटेगरी के अंदर भारत में लोकली बनाने का प्लान किया जा रहा है। इस मैक 3 कैटेगरी के अंदर क्रिस्टल मेज मिसाइल को भारत में बनाने के लिए अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी बातचीत करना शुरू किया गया है, और इस मिसाइल की अलग अलग कंपोनेंट जैसे कि प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड सेक्शन, लॉन्चर और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को भी भारत में कम्प्लीटली बनाने का प्लान किया जा रहा है, जिससे हमारे पास इनकी एक स्टेडी सप्लाई चेन मौजूद रहेगा। और साथ ही फ्यूचर में अगर किसी भी देश के साथ हमारा लड़ाई हो जाता है तो उस दौरान हमें इन वेपन्स के लिए किसी देश के ऊपर या इजराइल के ऊपर अकेले डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला अपडेट हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। अभी एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को ये बात बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी IL-76 जैसे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए स्टेटमेंट को दिया गया था। इसके बाद रशिया की तरफ से भी भारत को अपनी IL-76 एयरक्राफ्ट की लेटेस्ट वेरिएंट को ऑफर किया गया था, पर प्रॉब्लम ये कि IL-76 एयरक्राफ्ट की सर्विस अवेलेबिलिटी रेट बहुत ही खराब है, जो कि 48 से 50% के बीच होता है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी शायद ही ऐसे एयरक्राफ्ट को दोबारा खरीदने के लिए कंसिडर करने वाला है। इसके बाद हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में दूसरी प्रॉब्लम ये कि इस कैटेगरी में बस 2 ही ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद थे जिनको कंसीडर किया जा सकता था। एक IL-76 और दूसरा C-17 एयरक्राफ्ट था, और इस कैटेगरी के अंदर C-17 की परफॉर्मेंस IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट से कई गुना बेहतर था, जिस वजह से हमें किसी को पिक करना बहुत ही आसान था। लेकिन प्रॉब्लम यह कि बोइंग की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को काफ़ी पहले से बंद किया जा चुका है, जिस वजह से हम चाहकर भी इसको दोबारा खरीद नहीं सकते हैं। और किसी एक देश की तरफ से अगर इनको खरीदने के लिए प्लान किया आता है तो बोइंग की तरफ से इनकी प्रोडक्शन लाइन को दोबारा स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। लेकिन अभी बोइंग की तरफ से हिंट दिया जा रहा है कि शायद वो अभी C-17 की प्रोडक्शन लाइन को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भारत के अलावा कुवैत, सऊदी अरबिया, कतर और यूएई जैसे देश हैं जो कि C-17 को एक्वायर करना चाहते हैं और इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बोइंग को रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, जिस वजह से बोइंग को लगता है कि अगर ये सभी कंबाइन ऑर्डर करते हैं तो 40 से 50 के आसपास एयरक्राफ्ट तक ऑर्डर हो जाएगा, तो वो C-17 की प्रोडक्शन लाइन को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए और जितने भी देश इसको खरीदना चाहते हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि C-17 दुनिया का सबसे बेहतरीन हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसकी परफॉर्मेंस को अभी कोई भी मैच नहीं कर सकता है। और अगर अभी बोइंग को अलग अलग देशों की तरफ से इसकी कंबाइंड 50 ऑर्डर मिल जाता है तो इसकी प्रोडक्शन लाइन को दोबारा स्टार्ट करने से उनको फायदा होने के साथ साथ फ्यूचर में एडिशनल ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट रुस्तम 2 या तापस UAV की तरफ से है। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि रुस्तम 2 या तापस UAV को अपनी सर्विस में शामिल करने से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों की तरफ से इनकार कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी इंडियन नेवी की तरफ से इसको अपने सर्विस में इंडक्ट करने के वादा किया गया था, जिस वजह से DRDO की तरफ से अपने तरफ से रुस्तम 2 को डेवलप किया जा रहा था। अब जैसे कि अभी के लिए नेवी इसमें इंटरेस्टेड है, तो अभी नेवी की तरफ से DRDO की तरफ से डेवलप किए गए रुस्तम 2 की 2 प्रोटोटाइप को टेस्ट करना शुरू किया जा रहा है, और अभी जो 2 यूनिट बचे हुए थे यानी कि 2 प्रोटोटाइप थे, इनको नेवी की तरफ से अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। नेवी का कहना है कि वो मेनली इसको अंडमान और निकोबार जैसे आइलैंड में डिप्लॉय करने वाले हैं और खास करके मैरिटाइम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और आर्मी और एयरफोर्स का जो पैरामीटर था कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई में लगातार 24 घंटे तक एंडोरेंस को प्रोवाइड करना चाहिए, तब जाके वो इसको खरीदेंगे। इसे नेवी की रिक्वायरमेंट भी वैसे ही कहा जा सकता है, लेकिन नेवी इसके लिए DRDO को टाइम दे रहा है
और अगर ये मैरिटाइम ऑपरेशन में इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाता है तो इंडियन नेवी की तरफ से अभी 12 रुस्तम 2 या तापस यूवी को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करने की बात की गई है, जो कि इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है। वरना इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद और इतने साल की डेवलपमेंट के बाद भी बिना कोई ऑर्डर के इसको बंद कर दिया जाता, जो कि अभी शायद नहीं होने वाला। और हो सकता है एक बार नेवी इसको ऑपरेट करने के बाद आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से भी इसको एक्वायर करने के बारे में सोच सकते हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। अभी इस सेगमेंट में हम किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इनको 2025 में हमको रिटायर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब इंडियन एयरफोर्स को तो ये बात अच्छी तरीके से पता था कि इनको हमें 2025 में रिटायर करना पड़ेगा, तो इसके लिए 2016 में ही एक टेंडर को फ्लोट कर दिया गया था, जिसमें स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। लेकिन तब इसमें इनिशियली कोई फॉरेन या इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने के बदले HAL की तरफ से डेवलप किया जा रहा HJT-36 या सितारा को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था। अब टेक्निकली HJT-36 एयरक्राफ्ट का जो डेवलपमेंट साइकिल था वो काफ़ी लंबा था। इनिशियली जब 2003 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया था तो इसके डिज़ाइन में कुछ सीरियस गड़बड़ पाए गए थे और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात बताया गया था कि ये इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायर्ड स्पिन टेस्ट था इसके लिए अनफिट था। इसके बाद HAL की तरफ से कुछ फॉरेन फर्म को इसके डिज़ाइन में मदद करने के लिए हायर किया गया था और फाइनली 2022 तक इसके डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया गया सभी टेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, जिसके बाद एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन अभी तक इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया जा सका है और अभी इस वजह से ये डाउट किया जा रहा है कि अगर HAL टाइम पर इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को ओपन नहीं करता है और इनको प्रोडक्शन के लिए सर्टिफाई नहीं करता है तो इंडियन एयरफोर्स को मजबूरी में आके कोई फॉरेन अल्टरनेटिव की तलाश करना पड़ सकता है, जिसमें चेक रिपब्लिक की L-39 एल्बाट्रोस एक बहुत ही सुइटेबल कंटेंडर होने वाली है। इस एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया 2023 में भी डिस्प्ले किया गया था और अगर टाइम पर HJT-36 की प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है तो हो सकता है लिमिटेड नंबर में या इमरजेंसी में इस एयरक्राफ्ट को खरीदने का विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।